जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा और इससे पहले आपका टोटल 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और सभी प्रैक्टिस सेट को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताएंगे। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? और देखिए, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो रोमन ने किया था। ध्यान रखेंगे। एक यहाँ से पूछता है सापेक्षिता का सिद्धांत, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, ये सिद्धांत को दिया था आइंस्टीन ने। अगर आपसे पूछे प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में, तो याद रखिएगा 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की चाल है हवा या निर्वात में। और देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसे भी याद कर लीजिए, 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है। आगे देखिए, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोरिनोग्राफ का प्रयोग सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी में। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। और ये प्रश्न इस बार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, कीटों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। राष्ट्रीय ध्वज का जो सफ़ेद रंग है किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखेंगे। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 के रेशियो में होता है राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और देखिए, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस में इस बार बहुत ही बम्पर भर्ती है। लगभग 21,000 प्लस पोस्ट पर नई भर्ती आ रही है, जो कि बिहार पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस बार आपको एक सीट कंफर्म करना है, इसलिए डेली क्लास अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से और एक क्लास है रात 8:30 बजे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और देखिए, पीडीएफ में आपको आंसर भी मिल जाएगा। पहले पीडीएफ में आंसर नहीं देते थे, लेकिन अब से आपको पीडीएफ में क्वेश्चन के नीचे आंसर भी मिलेगा। तो डेली क्लास कीजिए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए पीडीएफ से। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का
नहीं जमता है। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, हिपैरिन के कारण। आगे देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो अपोलो 11। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो याद रखिएगा यूरी गागरिन। रूस से, याद रखिएगा रूस का यूरी गागरिन था प्रथम अंतरिक्ष यात्री। और भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछे तो आप सभी जानते हैं राकेश शर्मा है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। इस बार हम लोग हर तरह के प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि बिहार पुलिस में कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूटे ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इस महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वीन मेरी लैंड। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, क्वीन मेरी लैंड में भारत का अस्थायी केंद्र है। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए आंसर बताएंगे, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, जस्ट उल्टा होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो याद रखिएगा रेटिना के आगे बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेटिना के आगे बनता है। और देखिए, रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का बनता है ये भी पूछा जाता है। तो वास्तविक और उल्टा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। किसी वस्तु का भार जो है अधिकतम किसमें होगा? तो देखिए, किसी वस्तु का भार जो है अधिकतम निर्वात में होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, निर्वात में होता है। आगे देखिए, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है? तो याद कर लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री। एग्जाम में ये प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखेंगे, 23.5 डिग्री। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो आप सभी जानते हैं गोदावरी का। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी की बात करें तो इस पर है मैट्टूर बांध। एक बार मद्य निषेध सिपाही में पूछा गया था कि मैट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है?
और देखिए अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर। ध्यान रखेंगे ये द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एक होता है द्रविड़ शैली, एक होता है नागर शैली और एक है बेसर शैली। देखिए जितने भी दक्षिण भारत में मंदिर का निर्माण किया गया है वो जो है द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है द्रविड़ शैली में, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है वो नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, रूपक कहलाते थे। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए यहाँ से आपको एक और प्रश्न बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था उसको रूपक कहा जाता है। और गुप्त शासकों के द्वारा ही जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे इसको क्या कहा जाता है? तो इसे भी ध्यान रखेंगे, इसे दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्के को दिनार, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 13 का? याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था। आगे देखिए शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में कराया है, तो देखते कितने बच्चों को पता है शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। तो ध्यान दीजिए शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो ये बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ये शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए मुद्रास्फीति का सर्वाधिक जो बुरा प्रभाव है निश्चित आय के व्यक्ति पर पड़ता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, निश्चित आय के व्यक्ति पर। याद रखिएगा। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले याद रखिए रोलिंग प्लान का मतलब होता है अनवरत योजना। और अगर आपसे पूछे कि अनवरत योजना को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान को अपनाया गया था। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित 2 प्रश्नों को ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमल मॉडल पर। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, किस अर्थशास्त्री ने? तो याद रखिएगा गुरनार मिर्डल। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन रहा है, इसको मार्क कीजिए। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। जिसका प्रधान कौन होता था?
तो याद रखिएगा पेशवा, और प्रथम पेशवा पूछे तो बालाजी विश्वनाथ। कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? चलिए आंसर बताएंगे। कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, ये सभी है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में किस में नहीं पाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा पालक में, क्योंकि पालक में पाया जाता है लोहा यानी कि आयरन। आपसे पूछता है मछली के लीवर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है, याद रखेंगे। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसे भी नोट कर लेंगे, विटामिन के पाया जाता है टमाटर में। टमाटर का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ में महाशक्तियाँ, यहाँ पे महाशक्तियाँ होगा, निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य देश है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देश है और 10 अस्थायी सदस्य देश है। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्षों का होता है। अब देखिए अस्थायी सदस्य देश में कौन कौन से आते हैं, नोट कर लेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो अस्थायी सदस्य देश 5 है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे। और इसके प्रथम महासचिव पूछता है तो ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। यहाँ पर आंसर होगा सुरक्षा परिषद। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अमृतसर में दिया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर, ध्यान रखेंगे। और देखिए स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, केवल लोकसभा। खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए। अगर खो खो में खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 9 खिलाड़ी होते हैं और इसमें क्रॉस लेंस होती है 8। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। वाटर पोलो में पूछता है तो 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर है बी ऑप्शन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ पर स्थित है? देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन आप लोग ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है। यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया गया है बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, मध्य अंडमान या फिर
दक्षिण अंडमान में है। तो देख सकते हैं कितना डीपली प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा याद कर लीजिए, बड़ा निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट। इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पर है? तो बड़ा निकोबार में है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर रेखा पर होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्रधान देशांतर रेखा। ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में न्यूनतम 5 न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखेंगे कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 5 न्यायाधीश होते हैं। पार्सेक किसकी इकाई है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो पार्सेक किसकी इकाई है? ध्यान रखेंगे, पार्सेक जो है ये दूरी की इकाई है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, दूरी की इकाई है पार्सेक। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की ही इकाई है। लार की प्रकृति क्या है? चलिए आंसर कीजिए, लार की प्रकृति क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लार की प्रकृति अम्लीय है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लार का पीएच मान पूछे तो लगभग 6.8 होता है। और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय प्रकृति का होता है, और 7 के बराबर हो तो वो उदासीन होता है। ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, इंद्र। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था सचिंद्र सान्याल ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और एक 1928 का है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। तो देखिए 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने किया था, जबकि 1924 में सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने, और भगत सिंह ने किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यहाँ पे एक वर्ड है सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में भगत सिंह ने। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल थे। आप लोग कमेंट करके बताइए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आगे देखिए, फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फोबर्स जो है ये मंगल के उपग्रह है। देखिए मंगल के 2 उपग्रह है, फोबर्स और डीमोस। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए मंगल हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है?
यहाँ से देखिए आपको 3 से 4 प्रश्न और याद रखने हैं। जैसे उकाई परियोजना पूछे तो गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी पर। इडुक्की परियोजना पूछे तो ये केरल में स्थित है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। जबकि उरी परियोजना पूछे तो ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उरी परियोजना है जम्मू कश्मीर में। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे थे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क भी सरदार पटेल को ही कहा जाता है। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 39 का, फटाफट से बताएंगे। देखिए राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष था एस.के. धर। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जस्टिस एस.के. धर, ध्यान रखेंगे। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, फजल अली। आखिरी प्रश्न है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।